हेलो दोस्तों, मैं पुलकित कुमार खरे एमजीसी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। 4 वीडियो हम लोगों ने वर्णमाला के डाले हैं, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। यदि आप लोगों ने वो चारों वीडियो नहीं देखे हैं वर्णमाला के तो जरूर देखें, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक है संधि। दोस्तों, संधि उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जितना हमारे वर्णमाला था, क्योंकि कई प्रश्नों में, कई एग्जामों में, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो या पटवारी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें संधि से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले बात करते हैं संधि। तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि के यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। ये मेल किसका होता है? संधि में मेल होता है वर्णों का। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि में किसका मेल होता है। उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन होगा आपका वर्णों का, दूसरा ऑप्शन होगा आपका शब्दों का, तीसरा ऑप्शन आपका वाक्यों का। इस तरीके से हो सकता है आपका, और इसी प्रकार से चौथा भी वो आपको एक ऑप्शन बना के देंगे। तो जहां पर भी आपका विकल्प मिलेगा वर्णों का, वहीं पर आपको उसके साथ में टिक करना है। तो याद रखिए, संधि में वर्णों का ही मेल होता है, ना कि शब्दों का। तो इसी से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। यदि हम परिभाषा की बात करें तो हम संधि की परिभाषा दे सकते हैं कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप लोगों ने परिभाषा अगर ध्यान से सुनी होगी तो उसमें एक शब्द आया है समीपवर्ती। यानी कि संधि में हमेशा समीपवर्ती वर्णों का ही मेल होता है। जो वर्ण सबसे पास में होंगे उन्हीं का आपस में मेल होगा और उन्हीं का आपस में मिलने से परिवर्तन होगा। जो वर्ण एक दूसरे के दूर होंगे उनका आपस में मेल नहीं होगा, ना ही उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार से परिवर्तन आएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये बात आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा हिमालय। हिमालय का अगर हम विच्छेद देखें तो इस तरीके से होगा हिम धन आलय। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अंतिम जो वर्ण है, यहां पर आपको मां दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको जो वर्ण दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको आ। मां में भी यदि हम बात करें, मां के नीचे हलंत नहीं है। आप लोग जानते हैं यदि मां के नीचे हलंत नहीं है तो मां में आ स्वर है, यानी कि यहां पर जो वर्ण माना जाएगा वो माना जाएगा आपका आ, और यहां पर जो वर्ण है वो आपका है बड़ा आ। और यही वर्ण आपस में सबसे पास में है। यदि हम हा की बात करें तो हा और आ दूर हैं एक दूसरे के। इसी तरीके से ला और हा की बात करें तो ये भी आपस में एक दूसरे के दूर हैं। या और माँ या और हा की बात करें तो ये भी आपस में दूर हैं। सबसे यदि हम सबसे पास में यानी कि सबसे समीप में यदि हम बात करें तो यही वर्ण आपस में सबसे समीप हैं और इन्हीं का आपस में मेल होगा। और जब हम इनका मेल करेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ये कौन सी संधि है, कौन से नियम के अंतर्गत आती है, ये बात हम लोग आगे करेंगे। अभी मैं केवल आपको इतना ही समझा रहा हूं कि संधि में 2 समीपवर्ती वर्णों का ही आपस में मेल होता है, और जब हम इनका मेल करेंगे और इससे जो संधि बनेगी वो बनेगी हिमालय। तो दोस्तों, हम इस बात को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि संधि में हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण ही आपस में मिलता है, और कोई वर्ण
नहीं मिलते हैं, ना ही उनके स्वरूप में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं हम लोग संधि के प्रकार की। दोस्तों, अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखिए आप लोग। पहली जो संधि होती है वो होती है स्वर संधि। दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि। और तीसरी संधि जो होती है हमारी वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तीनों संधियों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि स्वर संधि का मतलब क्या होता है, व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है और विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीनों संधियों को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, इनके नियम पढ़ेंगे, सारी बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि का मतलब होता है कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि हम बात करें तो स्वर संधि में पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरा वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तभी वो संधि स्वर संधि मानी जाएगी। यदि मान लीजिए कि पहला वर्ण स्वर है और दूसरा वर्ण स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो वो स्वर संधि नहीं मानी जाएगी। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए दूसरा वर्ण स्वर है और पहला वर्ण व्यंजन है तो वो भी आपकी स्वर संधि नहीं मानी जाएगी। यानी स्वर संधि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है वो यही होती है कि दोनों वर्ण जिनका आपस में मेल हो रहा है उन दोनों का ही स्वर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियां जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी स्वर संधियां होती हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सब प्रकार पढ़ेंगे और उनको विस्तार से जानेंगे, उनके नियम जानेंगे। लेकिन अभी केवल आप लोग इतना समझ लीजिए कि स्वर संधि में दोनों वर्णों का स्वर होना जरूरी होता है। बात करते हैं हम लोग व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में अगर हम व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो व्यंजन संधि की हम लोग परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि हम व्यंजन संधि की कंडीशन की बात करें तो इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं? पहली स्थिति इसमें ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए पहला वर्ण हमारा व्यंजन है और दूसरा वर्ण भी व्यंजन है, तो इनके मिलने से जो भी परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि में रखेंगे। अगर दोनों वर्ण हमारे व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। दूसरी स्थिति इसमें यह बनेगी, यदि मान लीजिए कि पहला वर्ण व्यंजन है और जो दूसरा वर्ण है वो हमारा स्वर है, तो अभी वो हमारी व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। यानी कि दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण का व्यंजन होना जरूरी है। यदि दूसरा वर्ण स्वर है तो अभी वो संधि व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें, अगर मान लीजिए कि पहला वर्ण स्वर है और दूसरा वर्ण व्यंजन है तो वो संधि भी हमारी व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। ये 3 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति आपको मिल सकती है। या तो दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं, या पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो सकता है, या तीसरी स्थिति आपकी इस प्रकार से हो सकती है कि पहला वर्ण आपका स्वर हो और दूसरा वर्ण आपका व्यंजन हो। तो तीनों स्थितियां आपकी मिलेंगी आपको। अभी हम उदाहरण बताएंगे तो ये तीनों स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी जो संधि होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो विसर्ग संधि की हम परिभाषा दे सकते हैं
कि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग आप लोग जानते हैं कि विसर्ग किसको कहते हैं? आहा, आहा को ही विसर्ग बोला जाता है। और जिस शब्द के पीछे दो बिंदियां इस तरीके से रखी हो तो हम मान लेते हैं कि उसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विसर्ग संधि में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति इसमें यह बनती है कि विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए तो वो संधि भी अपनी विसर्ग संधि मानी जाएगी। और दूसरी स्थिति इसमें यह बनेगी कि विसर्ग के बाद में व्यंजन आ जाए तो वो संधि भी हमारी विसर्ग संधि मानी जाएगी। यानी विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और विसर्ग के बाद में व्यंजन भी आ सकता है। दोनों ही स्थितियों में वो हमारी विसर्ग संधि मानी जाएगी। परिभाषा भी हम लोग इस प्रकार से देते हैं कि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों, तीनों संधियों का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। अब हम लोग तीनों ही संधियों को विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि को भी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं इसके, कैसे उनको बनाया जाता है। उसके बाद में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहली संधि हो जाएगी हमारी स्वर संधि। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। पहले मैं पांचों के नाम आप लोगों को लिख के बता देता हूं, उसके बाद में उनके नियम हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहली संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। दूसरी संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। तीसरी संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि हो जाएगी यण संधि। और पांचवी संधि हो जाएगी अयादी संधि। तो ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के नियम पढ़ेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं। गुण संधि के नियम पढ़ेंगे। सभी प्रकार की संधियों के हम लोग नियम पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप लोगों को 3 फॉर्मूले याद रखना है। कोई प्रकार की आपको भाषा याद करने की जरूरत नहीं है। 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। उन्हीं 3 फॉर्मूले से आप लोग भाषा भी बना सकते हो। आपको पूरी संधि बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें फॉर्मूले होते हैं। पहला जो आपको इसमें नियम याद रखना है वो होता है इसमें छोटा आ या बड़ा आ का मेल हो, छोटा आ या बड़े आ से, तो इनके मिलने से क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। पहला नियम है हमारा छोटा आ या बड़े आ का मेल छोटे आ या बड़े आ से हो तो इनके मिलने से बनेगा बड़ा आ। दूसरा नियम है छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो तो इनके मिलने से बनेगा बड़ी ई। और तीसरा नियम है छोटा ऊ या बड़े ऊ का मेल
छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो तो इनके मिलने से बनेगा बड़ा ऊ। यानी कि इसमें समान स्वर आपस में मिलते हैं। आ का मेल आ से होता है, ई का मेल ई से होता है और ऊ का मेल ऊ से होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम रखा गया है दीर्घ स्वर संधि। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इसमें आ का मेल आ से होता है तो बड़ा आ बनता है, ई का मेल ई से होता है तो बड़ी ई बनती है और ऊ का मेल ऊ से होता है तो बड़ा ऊ बनता है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो एक नियम में 4 नियम छुपे हुए हैं। यानी कि इस पहले नियम में भी 4 नियम हैं, इसमें भी 4 नियम हैं और इसमें भी 4 नियम हैं। कैसे 4 नियम है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूं। पहली स्थिति यहाँ पर यह बन सकती है, यदि छोटा आ छोटे आ से मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि छोटा आ यदि बड़े आ से मिलेगा तो भी उससे बड़ा आ ही बनेगा। तीसरी स्थिति हो सकती है कि बड़ा आ यदि छोटे आ से मिलेगा तो उससे भी बड़ा आ बनेगा। तो चौथी स्थिति हमारी हो सकती है कि बड़ा आ बड़े आ से मिलेगा तो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। यानी कि एक नियम में हमारे 4 नियम बने हुए हैं। इसी प्रकार से 4 नियम यहाँ पर हैं और 4 नियम यहाँ पर हैं। यानी कि हम टोटल नियमों की बात करें तो हमारे टोटल 12 नियम होते हैं। आपको 12 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये केवल 3 याद करना है। अगर आपको ये 3 नियम समझ में आ गए तो आप उसके 12 अपने आप ही बना लोगे, उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सभी इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे और इसके उदाहरणों को आपस में डिस्कशन करेंगे अपन लोग, और आप भी करेंगे हम भी करेंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने आप लोगों को शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया था हिमधन आलय, वो हमारा दीर्घ संधि में ही आता है। उसको भी हम यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से हिमालय बना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा काम धन ऐनी। अब काम धन ऐनी को हमें बनाना है तो कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, आपको ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करना है, एग्जाम्पल आपको केवल समझना है। अगर आपने एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया तो आप उससे 1000 एग्जाम्पल भी बना लेंगे। संधियों में उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण जो होते हैं, उनको आपको रटना नहीं है, रटे नहीं जाते हैं, क्योंकि हजारों संधियां होती हैं, आप कब तक याद करोगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है याद करना, समझना। तो आपको हम समझाएंगे। अगर हमने आपको एक समझा दिया तो आप उसके माध्यम से कोई भी संधि आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको है माँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका आ। यदि हम माँ को ये भी विच्छेद कर दें तो इसमें आप लोग देखोगे कि हमारा माँ अलग हो जाएगा और आ हमारा अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम इस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा आ है, क्योंकि हमें जो मिलाना है, हमें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही मिलाना है। बाकी वर्ण ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अब उसमें हमने देखा है कि कोई भी जब दो आपस में मिलते हैं, चाहे ह्रस्व मिले चाहे दीर्घ मिले, तो उनके मिलने से क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है। इसी प्रकार से जब ये दोनों आ हम आपस में मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब देखिए बनाते हैं। सबसे पहले जो का है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे बिना कोई परिवर्तन किए, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों के मिलने से आ बना, बड़ा आ। अब जब आप देखोगे कि जब हमने माँ में से आ को अलग कर दिया था तो माँ अधूरा हो गया था, आधा हो गया था, इसीलिए हमने माँ के नीचे हलंत लगाया। अब जब इन दोनों के मिलने से यहाँ पर बड़ा आ बना तो ये जो बड़ा आ है ये माँ के साथ जुड़ जाएगा। तो जब ये आ माँ के साथ जुड़ेगा तो बड़े माँ के ऊपर बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा
कामा। ठीक है ना। उसके बाद में जो इसके बाद वाला हिस्सा है वो उसका जो का त्यों हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कामायनी। तो इस तरीके से कामायनी हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी संधियां बनाना है। कुछ और एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से संधियां बनाई जाती हैं। ई वाला हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने लिखा गिरी धन ईश। ग्रीस का इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर अंतिम वर्ण है रा। यदि हम रा को देखें तो रा को यदि हम अलग अलग कर दें तो रा अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा, और यहाँ पर है बड़ी ई। तो दूसरा नियम हमने देखा था कि जब ई का मेल ई से होता है तो उनके मिलने से बड़ी ई बनती है। यहाँ पर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके मिलाने से बड़ी ई बनेगी। अब पिछले नियम जैसा हमने पिछला वाला एग्जाम्पल बनाया था उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला बाण हम जो करते हुए रखेंगे क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो सबसे पहले आप इसको लिख दो। उसके बाद में जब हमने रा में से ई को अलग कर दिया तो रा के नीचे हलंत आ गया था। अब ये ई जो है वो रा में जुड़ जाएगा तो रा के ऊपर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा गिरी। और उसके बाद में जो इसका अंतिम बाण है सा, इसको हम ज्यों कहते हुए लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सा। तो गिरी धन ईस के मिलने से बनेगा गिरीश। तो बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर स्वर होता है वो स्वर ही इस वर्ण के साथ में जुड़ जाता है और उसकी मात्रा यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब उ वाला भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा वधूधन उत्सव। अब वधूधन उत्सव में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर धा वर्ण है। यदि हम धा वर्ण को अलग अलग कर दें तो यहाँ पर धा अलग हो जाएगा और ऊ हमारा अलग हो जाएगा, और यहाँ पर छोटा ऊ है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब आपस में मिलेगा तो इससे क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। अब हम इसको बनाते हैं। वह आपको ज्यों का त्यों लिखना है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो बड़ा ऊ है इसकी मात्रा धा के ऊपर आ जाएगी, तो हम धा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा वधु। और जो बाद वाला हिस्सा है इसको हम ज्यों का त्यों उठा के रख देंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस तरीके से बन जाएगा वधूत्सव। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो 4 स्वर संधियां हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। सारी संधियां हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।